नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में सत्ता परिवर्तन के बाद अब विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार विष्णु सेना के योद्धा कौन होंगे। इस बीच खबर आई कि इंडोर स्टेडियम में तैयारी युद्ध स्तर पे है। आज या कल में नए मंत्रिमंडल जो होंगे उनका गठन हो जाएगा, नए मंत्रियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ गई कि मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारियों पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है। इंडोर स्टेडियम में ताला लटक गया है। ताला कब खुलेगा इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन विष्णु सेना में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ सियासी समीकरण हो सकते हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम मंथन चल रहा है। किसी भी समय मंत्रिमंडल को लेकर नाम की घोषणा हो सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में लोकसभा को साधने के लिए मंत्रिमंडल पर विचार किया गया। कैबिनेट के बचे हुए 10 सदस्यों को लोकसभा चुनाव को देखते हुए एडजस्ट किए जाने की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसमें हर लोकसभा क्षेत्र से कम एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही सभी वर्गों को भी साधने की कवायद जारी है, जिससे कैबिनेट में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में 4 पुराने और 6 नए चेहरों को मौका देने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इसमें पेंच फंसने की बात भी कही जा रही है। रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और ओम माथुर से चर्चा की। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरे के होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और नड्डा जी से चर्चा हुई है। नए और पुराने चेहरों को शामिल किया जाएगा। जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। मंत्रिमंडल के संभावित नाम: सामान्य वर्ग से ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, किरण देव। ओबीसी वर्ग से ओपी चौधरी, धर्मलाल कौशिक या अजय चंद्राकर, गजेंद्र यादव या ललित चंद्राकर। आदिवासी वर्ग से रामविचार नेताम, केदार कश्यप, लता उसेंडी या रेणुका सिंह। मंत्रिमंडल के गठन पर हो रही देरी को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद भी संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। आपस में काफी ज्यादा गुटबाजी है। मंत्री बनने के लिए वरिष्ठ नेताओं का दावा है। असमंजस की वजह से मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री को तो पूरा दबा के रखा गया है। सारे निर्णय दिल्ली दरबार से हो रहे हैं। मंत्रिमंडल का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को तो पूरी तरीके से दबा के रखा गया है और सारे के सारे निर्णय दिल्ली दरबार से हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत दुखद और दिक्कत की स्थिति बनी हुई है। मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। पहले मुख्यमंत्री तो अब मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर जारी है। विष्णुदेव साय को जहां पार्टी विधायक दल का नेता चुनते ही मुख्यमंत्री घोषित किया, तो वहीं 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी छत्तीसगढ़ में लागू किया। अब बचे 10 मंत्री को लेकर संशय बरकरार है। कौन होगा साय के मंत्रिमंडल में? अब मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है और किसे नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। चर्चा इस बात की कि आखिरकार मंत्रिमंडल में विष्णु सेना में क्या कुछ समीकरण को साध के किन्हें मौका मिलेगा और किसे केवल विधायक पद से ही संतोष करना पड़ेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उन मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से परेश बागबहरा है, आप पूर्व विधायक है, वरिष्ठ नेता है। परेश जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता युवा नेता नितिन भंसाली जी है। नितिन जी आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। परेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आप सत्ताधारी दल के रिप्रेजेंटेटिव है, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, बहुत सीनियर लीडर है। आखिरकार संशय के बादल कब तक छटेंगे?
कब मंत्रिमंडल का गठन होगा? 13 तारीख को शपथ भी विष्णुदेव साय ने बतौर मुख्यमंत्री ले ली है। आज पूज्य संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जय सतनाम कहता हूं। और मन के एक समान, अंत्योदय, तो ये सब हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, वो सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र में चलने वाली सरकार है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है, मंत्रिमंडल बहुत शीघ्र बना लिया जाएगा और सारे लोग जो हैं अभी कुछ एक आध दिन 2-3 दिन आप लोग इंतज़ार करें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है। और मैं बहुत बहुत प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि लगभग 18 लाख मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाला था, जिसको कांग्रेस ने रोक के रखा था, वो अब उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है पहले कैबिनेट की बैठक में। और उसके साथ दो साल का बोनस सुशासन दिवस के अवसर में 25 दिसंबर को वो भी दे दिया जाएगा। किसानों को भी 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के हिसाब से लिया जाएगा। इस प्रकार से जो यहाँ पर की जो सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो मोदी की गारंटी के अनुसार अपना काम करना आरंभ कर दिया। परेश जी, शायद आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए। मैंने मंत्रिमंडल पे सवाल पूछा, आपने पूरी योजनाएं बता दी। बहरहाल मैं लौटूंगा आपके पास और नितिन जी का रुख कर लेता हूँ। नितिन जी, आपके पार्टी के प्रमुख मतलब संचार विभाग के अध्यक्ष कहते हैं कि अंदरूनी जो हलचल है काफी बढ़ा हुआ है, दिल्ली से निर्णय होवे तो छत्तीसगढ़ में गठन कैसे होगा? कहाँ पेच फंसा हुआ आपके हिसाब से? 5 साल आप सरकार में थे, अभी आपने भी 1 साल बाद फाइनल अंतिम 13वां मंत्री बनाया था। देखिए, 3 दिसंबर के दिन नतीजे आने के बाद आज 18 दिसंबर को 15 दिन पूरे हो चुके हैं। जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। जनादेश का सम्मान करते हुए मंत्रिमंडल का गठन अभी तक हो जाना चाहिए था। जिस प्रकार सारे निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं, ये भी जानकारी मिली है कि मंत्रिमंडल भी दिल्ली से बनेगा और ब्यूरोक्रेसी के अपॉइंटमेंट भी दिल्ली से होंगे, तो दिल्ली ही पूरा केंद्र शासित प्रदेश घोषित नहीं। लेकिन नितिन जी, क्या संभव है क्या ऐसा कि सब चीज निर्णय दिल्ली से हो जाए? ये जो विशेष अधिकार होता है, ये मुख्यमंत्री का होता है। बिल्कुल सही। आपने चीफ मिनिस्टर चुन लिया, डेप्यूटी सीएम चुन लिए, तो ठीक है। उसके बाद तो प्रदेश की जनता जो आपने मोदी की गारंटी दी है उसकी बात जो के बैठी है, जो आपको मत दिया है, जो जनादेश दिया है, उसकी राह देख के बैठी है कि जनादेश का सम्मान हो। और देखिए, ये भाजपा का आंतरिक मामला है। मेरी जानकारी में सिर्फ टोवल मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच में, क्योंकि कुछ वरिष्ठ विधायकों को पुरानों को लेना है, 4 को लेना है, 6 को लेना है, ऐसा कुछ अभी गुणाभाग चल रहा है। तो मैं तो भाई शुभकामनाएं दूंगा और आपके इस प्रतिष्ठित चैनल में BS टीवी के इस डिबेट में ये बोलूंगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो खासकर जो नेता देख रहे हैं भाजपा के, कि वो निवेदन करें अपनी लीडरशिप से, और जो लीडर देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे जल्दी मंत्रिमंडल का गठन करें, ताकि वो जो गारंटियां हैं वो जल्द पूरी हो और जनता ने जो जनादेश दिया उसको। ठीक है, मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, जितनी देरी हो रही उतने समीकरण पे चर्चाएं हो रही है। अब एक नया समीकरण आ गया कि हर लोकसभा से एक मंत्री बनाना है, मतलब 11 लोकसभा है, 11 मंत्री तो एक लोकसभा से हो जाएंगे। 2 एक्सेप्शनल होगा, किसी भी संभाग में आप जोड़ देंगे। फिर चर्चा आ रही है कि संभागों का भी ख्याल रखा जाएगा, जाति वर्ग का भी ख्याल रखा जाएगा, नए पुराने के रेशियो को लेके भी अलग अलग दिन अलग अलग रेशियो की बातें सामने आती है। अब आ रहा है कि 60-40 होगा, 60% नए और 40% पुराने होंगे। आखिरकार ये धुंध कब छटेगा अनिरुद्ध जी, और क्या कुछ बेहतर हो सकता है मंत्रिमंडल में? देखिए अवधेश जी, इसी चैनल में 11 दिसंबर को हम इसी विषय पर चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल सही। बहुत लंबी बातचीत हुई थी और आज 18 तारीख हो गई। मतलब ये है कि 8 दिन का जो है समय निकल गया, कोहरा भी छटा ही नहीं है, बिल्कुल बदली छाई हुई है राजनीति के आकाश में। लेकिन जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये पहला मौका होगा, जो कोई सीएम चुना गया है उसका मत जो है ज्यादा मायने नहीं रखेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं कोई बहुत उपेक्षित व्यक्ति है या कहीं कुछ है। विष्णुदेव साय जी का अपना एक वजन है, उनका अपना वजूद है, उससे कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्य प्रणाली बदल ली है अवधेश जी। बिल्कुल सही। ये अब अटल जी और अडवाणी जी की पार्टी नहीं रही, ये अब मोदी जी और अपना अमित शाह जी की पार्टी है, जिसमें फैसले जो है बहुत अलग हटकर और बहुत चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं
जो आपने एक जो कहा कि क्या जातिगत संतुलन, तो जातिगत संतुलन तो इसमें देखने मिलेगा ही मिलेगा, उसका सवाल ही नहीं उठता। अगर कहीं ये अगर कहीं इसको दरकिनार कर दिया गया तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, हर पार्टी जानती है। बिल्कुल सही। लेकिन अब बात है कि जैसा है कि एक ये मुद्दा आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि तो सारे फैसले दिल्ली में हो रहे हैं, और कांग्रेस के लोग बोल भी गलत नहीं रहे, फैसले दिल्ली से ही होने हैं। लेकिन उसमें एक जो है कि कैसे हो जाएंगे फैसले दिल्ली से और किस आधार पर, तो वो आधार मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जो इनके प्रभारी हैं ओम माथुर जी, इनके सह प्रभारी हैं नितिन नवीन जी, और बाद में एक जो है मतलब है ना मेहमान कलाकार के रूप में जो है ना विशेष तौर पे जो एक चेहरा उभरा मनसुख मांडविया जी, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं। यहाँ इन लोगों ने एक एक की नब्ज टटोली, बहुत मिले, बहुत जगहों पर गए, तो ये तो यहाँ की तासीर समझ लिए और यहाँ के लोगों को समझ लिए। तो कुल मिला के ये तीन नेताओं का मत जो है बहुत मायने रखेगा, और उसी से फिर नीड शेयर करते हुए ये जो है दिल्ली के लोग निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। एक बार परेश जी का रुख कर ले। परेश जी, देरी से क्या नुकसान होगा? मंत्रिमंडल गठन में देरी हो रही है, क्या नुकसान होगा? विपक्ष को तो आप मौका देंगे सवाल उठाने का। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे थे कि मंत्रिमंडल के गठन में सिर फुटोवल की स्थिति है, वास्तव में तो सिर फुटोवल की स्थिति तो कांग्रेस में है। चंद्रशेखर शुक्ला बोल रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनती है कांग्रेस में दलाल और ये भ्रष्टाचारी लोग सरकार को घेर लेते हैं। बृहस्पति सिंह अलग आरोप लगा रहे हैं। आप डॉक्टर विनय जायसवाल बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो यादव जी थे, उन्होंने उनसे 7 लाख रुपए लिया है। कोई सुश्री शैलजा जी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो सिर फुटोवल की स्थिति तो कांग्रेस में है, जबकि ले दे करके 35 लोग जीते हैं, उसके बाद रोज इस्तीफे जानने को सुनने को मिल रहे हैं। और जहां तक आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सवाल है, जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास पूरा अधिकार है। एक सीएम के पास जो अधिकार होता है वो पूरा अधिकार उनके पास है। उनके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करना कि उनको किनारे कर दिया गया है बहुत गलत है, और मैं इसकी निंदा करता हूं। इस प्रकार की बात बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कई स्तरों पे यहाँ चर्चा होती है। चर्चा करके सभी लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, सारे लोग ठीक से एक मिलजुल करके एक परिवार की तरह काम करे, उस प्रकार से ये पार्टी काम करती है। निश्चित रूप से बहुत जल्दी यहाँ पर एक अच्छे मंत्रिमंडल का गठन होगा, जो मोदी की गारंटी के अनुसार अपने सारे वादे को बहुत तेजी से यहाँ पर पूरा करेगी। ठीक है नितिन जी, देरी से क्या नुकसान? वही सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर मंत्रिमंडल गठन करने में 2-4-10 दिन की देरी हो जाती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, सारे समीकरण को साधना है बीजेपी को, और बीजेपी ने तो इस बार मिशन तय किया है कि इस बार 11 के 11 हमारा, तो इसलिए शायद मंथन का दौर चल रहा होगा। नुकसान क्या है? नुकसान नफा ये सब इनको देखना है। गारंटियां इन्होंने दी है, घोषणा पत्र इन्होंने जारी किए हैं, जनता ने इनके घोषणा पत्र को जनादेश दिया है। तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का गठन जल्दी होगा तो जल्दी वो योजनाएं लागू होंगी, और कैबिनेट तो होनी चाहिए। कोई भी निर्णय जो होते हैं कैबिनेट में होते हैं। तो अभी तो 3 लोग ही मिलकर बैठक ले रहे हैं, एक सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी सीएम को भी अभी तक के कोई अधिकार नहीं दिया गया है, कोई विभाग नहीं दिया गया है, सिर्फ वो डेप्यूटी सीएम है। तो जल्दी गठन हो जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या नहीं हो रहा है, इस तरफ ध्यान देना छोड़कर भाजपा जो है यदि उन गारंटियों पर बात करे और उन गारंटियों को पूरा करने पर ध्यान दे, तो मुझे लगता है बेहतर है। हम हमारा घर संभाल लेंगे, हमको हमारी चिंता नहीं है। अभी आपके घर में सुनने में आ रहा है आग लगी हुई है, तो आप उस आग को बुझाइए और जल्दी से जल्दी। मैं तो निवेदन करता हूं, कार्यकर्ताओं ने यदि बीजेपी के काम किया है, 15 साल सरकार चलाने के बाद कार्यकर्ताओं ने ऐसा आरोप लगाया, बड़े नेताओं ने, कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, और किसी भी नेता ने भाजपा की जिम्मेदारी नहीं ली हार की। यहाँ पे लोग इस्तीफा तो दे रहे हैं, आप क्या, तो वो भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि 15 थे गिने चुने। तो मैं ये आशा करता हूं, ये दुआ करता हूं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान भाजपा जरूर करे, क्योंकि पिछली बार कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया था। मैं तो ये भी चाहता हूं कि परेश बागवारा जी हमारे साथ बैठे, इनको भी कोई निगम आयोग मंडल दे, इनका सम्मान रखें। नहीं नितिन जी, देखिए बीजेपी सम्मान कर रहे, इसीलिए परेश जी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में किसी चैनल पे डिबेट में बैठना अपने आप में कार्यकर्ता का सम्मान है। डिबेट के अलावा निगम आयोग की बात कर रहा हूँ, आप डिबेट पे जा रहे हैं। आप जिम्मेदारी बोलिए ना। जिम्मेदारी मिलनी चाहिए भाई, और सम्मान मिलना चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ, जो कार्यकर्ता मुझे भाजपा के टीवी में देख रहे होंगे, आप लोगों ने यदि अच्छा काम किया है तो आप लोग बिल्कुल
नकेल कस के रखिएगा सरकार पे कि आप लोगों ने जो काम किया उसके बदले जो है आपको आपका भरपूर सम्मान पार्टी में मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। पर मुझे उम्मीद कम है, शायद आप लोगों के साथ फिर छलावा होगा, मुझे ऐसा। ठीक है नितिन जी, आप बड़ी चालाकी से बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद जी, जब एक बार जवाब दे दीजिए कि लोकसभा का चुनाव होना है 4 महीने के बाद। पिछले बार 2019 की लोकसभा का परिणाम सबके जहन में है कि कांग्रेस 68 सीट जीत के आती है और लोकसभा में 9 सीटों पे करारी हार होती है, और उन 9 सीटों पे जहां पे हार होती है उसे विधानसभा वार देखा जाए तो 57 विधानसभा सीटों पे हार जाती है कांग्रेस। जी देखिए क्या दो बातें हैं। आपका जो सवाल है उसको मैं बाद में लूंगा। थोड़ा सा मैं नितिन जी की तरफ आता हूं कि जैसे उन्होंने क्या है कि परेश जी की तरफ इशारा करते हुए अपना घर देखने की बात की है। एक क्या है कि फिल्मी डायलॉग है कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। चलिए पत्थर फेंकने का तो नहीं है, लेकिन राजनीति में घर की बात तो नहीं होती, लेकिन राजनीति को काजल की कोठरी जरूर कहा जाता है। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में कई बार जो है प्रमाणित हो चुका है कि राजनीति कैसी जो है काजल की कोठरी है, मतलब लोग हतप्रभ हो जाते हैं कि इसमें क्या क्या नहीं हो जा सकता। और रही बात परेश वाघबारा जी मेरे बगल बैठे हैं और इनको तो 3 पार्टियों का अनुभव है। वो कांग्रेस में भी रहे हैं, जोगी कांग्रेस में भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, मतलब कई पार्टियों में 3 पार्टियों में इन्होंने अपना बराबर समय दिया है, तो अनुभव रखते हैं। बात लोकसभा की है तो लोकसभा की बात जहां तक है, लोकसभा चुनाव की बात है, परेश जी ने कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला का जी का जिक्र किया, उनके एक पत्र का जिक्र किया। तो वास्तव में है तो वो बहुत विचारणीय गंभीर, और मतलब ये कि इसको बहुत हल्के में ना लिया जाए। कई तरह के इशारे हैं, तो निश्चित रूप से एक आगाह पार्टी के एक जो है क्या कहना चाहिए, एक सैनिक ने एक आगाह करने की कोशिश की है लोकसभा चुनाव को लेते ही। और जो आपने पिछले चुनाव का कहा कि मतलब है कि वहां पे जो है, अनिरुद्ध जी मैं टोक रहा हूं आपको बस 10 सेकंड के लिए। सैनिक ने आगाह कर दिया, सैनिक का सुनेगा कौन? देखिए सैनिक ने आगाह कर दिया, सैनिक की सुनेगा कौन? जब अगर कहीं मीडिया में किसी तवज्जो मिले। चंद्रशेखर शुक्ला जी, मैं उस दिन वही जब उनका पत्र दोपहर में जारी हुआ तो मैंने कहा कि इसको कितना वेटेज मिलता है, तो जहां तक कि मीडिया ने उसको बहुत प्रमुखता से स्थान दिया। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि बड़े लोगों की जेहन में ये बात ना जाए और कहीं सोच विचार ना हो। जहां तक फिर क्या एक संगठन की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खुद एक संगठन का हिस्सा रहे, उन्होंने अपने आप को साबित किया है, और उनकी चिंता निश्चित उनको अपना राजनीतिक भविष्य देखना है और कांग्रेस का भी भविष्य देखना है। तो सारी बातों में विचार मंथन करते हुए निश्चित रूप से वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अनिरुद्ध जी आपके पास सवाल से लौटूंगा। सैनिक का जिक्र आपने किया, क्या उस सैनिक के पत्र को अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं लाया जाएगा? उचित माध्यम वो भी नहीं था जिस माध्यम पे बृहस्पति सिंह चले थे, और जिस माध्यम पे विनय जायसवाल चले, और जिस माध्यम के जरिए जयसिंह अग्रवाल चलने की कोशिश की, उन्हें भी नोटिस जारी हो गया। मैं एक बार परेश जी का रुख कर लेता हूं। परेश जी, लोकसभा चुनाव होने हैं जी, कैसे साधेंगे समीकरण मंत्रिमंडल का? देखिए क्या है कि एक अकेला सब पर भारी। मोदी जी जो हैं वो पूरे देश में एक अकेला नाम है, पूरे विश्व के वो नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके पीछे करोड़ों लोगों की टीम है परेश जी। आप ब्रह्मांड के नेता कह दीजिए परेश भैया, तो भी कम है कि किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से गरीबों की सेवा उन्होंने की है, कोरोना में जिस तरीके से लोगों की जान बचाई है, गांव-गांव में जिस प्रकार का नल जल योजना के माध्यम से घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, इस प्रकार की सारी जो योजनाएं हैं, 5 किलो राशन फ्री में सब जगह बांट रहे हैं, जिसका अभी तक उसको उसमें दुनिया भर का भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है। लगभग 700 करोड़ रुपए का घपला उसमें उन्होंने किया है। जिन लोगों ने जल्दी मंत्रिमंडल बनाया, गंगा जल की कसम खा के 36 वादे किए, पूरा कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। शराबबंदी करेंगे बोले, शराबबंदी नहीं किया। महिलाओं को 500 रुपया महीना देंगे बोले, वो नहीं किया। चिट फंड के पैसे वापस लौटाएंगे, कुछ कर नहीं पाए। तो गंगा जल की कसम खा करके पुनः मंत्रिमंडल बनाने के बाद जो आपने किया उसी का प्रतिफल अभी आप भोग रहे हैं। बिल्कुल अभी आप देख रहे हैं। नितिन जी एक बार परेश जी को कंप्लीट कर लीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। और जहां तक आप छत्तीसगढ़िया बात की बात आप कर रहे थे,
वो छत्तीसगढ़ियावाद सिर्फ एक दो परिवार में जो त्योहार और जो संस्कृति थी उसको यहाँ पर लादी जा रही थी कि यही संस्कृति, यही जो है छत्तीसगढ़ियावाद है, और नकली छत्तीसगढ़ियावाद है। ये गलत है। ये छत्तीसगढ़ियावाद जो ठीक है है। हर 50 किलोमीटर में 100 किलोमीटर में यहाँ की संस्कृति बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी और कई प्रकार की चीजों से भरी हुई है। ठीक है। उन सारी ठीक है, संस्कृतियों परेश जी, को, परेश जी, मैं आदिवासी लौटूंगा। संस्कृति को दबाने की कोशिश परेश की जी, गई मैं लौटूंगा यहाँ आपके पर। पास में, एक बार नितिन जी का रुक कर। नितिन जी, परेश जी ने मूलतः 2 सवाल उठाए आप लोगों पे गंभीर। पहला, मुफ्त चावल पे आप टिप्पणी कर रहे थे कि मुफ्त चावल अभी तक क्यों देने की जरूरत पड़ी, इस पे समीक्षा होनी चाहिए। परेश जी ने बता दिया कि 700 करोड़ का घोटाला आप लोगों ने किया है, प्रमाणित हो ना, सेकंड भी है। दूसरा, उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद पे भी बेहद गंभीर आरोप लगाया कि 2-3 ही परिवारों के संस्कृति को आपने थोपने की कोशिश की छत्तीसगढ़ पे। बोल देने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता अवधेश भाई। इन्वेस्टिगेशन में है, जहां तक की मुझे जानकारी है, करें जांच, जो दोषी है उनको पकड़े। पर मुझे पता है कि कोई दोषी निकलेगा भी नहीं, और कोई ऐसा जो इन्होंने चुनाव के मद्देनजर एक राजनीतिक रूप से जो आरोप लगाकर जो एक सीन क्रिएट किया प्रदेश में सरकार के खिलाफ, उसमें जरूर मुझे लगता है थोड़े बहुत कहीं सफल हुए, पर ऐसा कोई यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। दूसरी बात आती है, ये कहते हैं कि 2 परिवारों का जो वो था छत्तीसगढ़ियावाद, ये तो छत्तीसगढ़ का अपमान है भाई साहब। क्या हरेली मनाना गुनाह है? क्या तीजा मनाना? ये तो गुनाह हरेली है? बहुत पहले से क्या- मना रहे हैं। क्या आप मैं सबसे पहले गेड़ी में जाना जाकर के गुनाह है? विधानसभा गया हूँ। भाई यदि किसी ने पूरे देखिए, छत्तीसगढ़ मुझे में अच्छे से याद है परेश भैया, एक मिनट अनिरुद्ध दुबे जी देखे होंगे। परेश भैया एक मिनट, क्योंकि इनको भी राज्योत्सव बहुत ज्ञान होता है। था। अरे रुक जाओ भैया, मैं बोल जी, देता जी, हूँ। जी, बोलिए। राज्योत्सव होता था। राज्योत्सव में यहाँ पर करीना कपूर और सलमान खान आते थे और ऐसा सेल्फी लेते थे करीना कपूर के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी। तो वो क्या बेहतर था छत्तीसगढ़ नहीं तो के क्या लिए? वो आप संस्कृति क्या बेहतर एक थी? महिला हमने नेत्री का अपमान क्यों कर यहाँ रहे पर हैं? वो देश की एक महिला है जो देश यहाँ की महिला तो कलाकार है। छत्तीसगढ़ में ठीक है, किशन भाई नहीं थी क्या? ठीक है, अपमान ठीक है। कर रहे हैं। बुलाना था उनको, ठीक है, नितिन जी, नितिन जी, कोई परेश जी। फिल्में देखने जाते नितिन हैं, जी, ताली परेश बजाते जी, हैं। बात है। नितिन जी, परेश जी, करोड़ों रुपया नितिन जी, कुछ नितिन जी, चंद मैं मिनटों विषय का पे सेकंड मैं होगा, विषय नहीं, पे रहूंगा। आप नितिन अपने जी, संबंधों नितिन जी, से परेश मुझे ऐसा लगता है जी, कि ये उचित नहीं है। मैं विषयों पे उसको सहजने का रहूंगा, काम मैं विषय से छत्तीसगढ़ बाहर की नहीं जाऊंगा। नितिन जी, संस्कृति नितिन को, जी, छत्तीसगढ़ की कला ठीक को है, सहजने का ठीक है, काम नितिन जी, किया। मैं के उसको सब ये सहायता बोलते नितिन जी, हैं, मैं एक बार अनिरुद्ध जी का आप तो रुख बॉम्बे करूंगा। में जाकर के परेश देख जी, लेंगे, परेश यहाँ जी, के लोग कब परेश जी, देखेंगे? आज हम विषय पे रहेंगे। मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, आप लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक तासीर को, समीकरण को बेहतर भली भांति समझते हैं। क्या कुछ बेहतर समीकरण हो सकते हैं मंत्रिमंडल में? देखिए क्या है कि- जातिवाद, वर्ग विशेष, या फिर और क्या आपके हिसाब से क्या बेहतर हो सकता है? देखिए बेहतर, चलिए एक अच्छा है कि आपने सवाल बदल दिया, नहीं तो जो पिछला जो आपने सवाल तय कर दिया था कि मैं आऊंगा लौटूंगा, तो गरिमा तो उसको हटा दिया, नहीं तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। हालांकि मैं उसकी तैयारी मानसिक रूप से जी, कर रहा था। ठीक है। लेकिन अब क्या बेहतर हो सकता है जो आपने कहा, तो देखिए क्या है कि बेहतर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 मुख्यमंत्री चुने, मतलब बड़े चौंकाने वाले कदम थे। और बिल्कुल। बेहतर विष्णुदेव साय का चुना जाना, विष्णुदेव साय जी का चुना जाना एक बेहतर कदम इसलिए माना जा सकता है कि इस छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी, मतलब मैं जनगणना या जो आबादी पे नहीं जाऊंगा, तो एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में हुई थी और अजीत जोगी जी इसी आधार पे मुख्यमंत्री बनाए गए थे। आज अलग विषय है कि जातिगत जो मामला आया और जो उस पर विचार हुआ, तो आज जो स्थिति बदल गई और अब ये प्रश्न चिन्ह लग गया है जोगी पर। बिल्कुल एक, सही। फिर उसके बाद भी बात होते रही। और आदिवासी एक्सप्रेस आप अवधेश जी आप सुनते रहे बिल्कुल होंगे से, कि बिल्कुल। जब भी चुनाव होता था तो आदिवासी एक्सप्रेस चलाने की बात होती थी, चलाने लेकिन की चली बात नहीं होती कभी। थी, कभी चल नहीं पाई। 2023 में चल गया, लेकिन 2023 में बिल्कुल चल गया और बहुत चौंकाने वाला जो है निर्णय रहा। तो बेहतर आपका शब्द है अवधेश जी, बेहतर। और दूसरी बात, टिकटों का जो वितरण हुआ उसमें भी तो बेहतर देखने की कोशिश की बिल्कुल, गई, बिल्कुल। दोनों तरफ की गई। मैं कांग्रेस को भी मैं नजरअंदाज नहीं करता, वहां पे भी अगर ये 22 टिकट काटे हैं और तो एक अच्छा एक जो है प्रयोग करने की कोशिश की गई थी। ये अलग बात है कि वैसा जो है नतीजे नहीं आ नहीं आ पाए। पाए, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये भी आप देखिए कि 2 IAS नौकरी से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो जीत कर आए, तो निश्चित रूप से उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। बिल्कुल, उनके प्रशासनिक अनुभवों का लाभ होना चाहिए। मैं परेश जी आपके पास 20 सेकंड के लिए जाऊंगा, फिर मुझे डिबेट क्लोज करना होगा। आपके हिसाब से क्या कुछ बेहतर संतुलित समीकरण के साथ मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है? किस पे आप लोग फोकस करेंगे? केवल लोकसभा चुनाव आपके जहन में है या 5 साल का विजन आपके जहन में चल रहा है? देखिए, सारे विजन को ध्यान में रखते हुए और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की स्थिति है, जितने प्रकार, हर प्रकार के वर्ग को, हर प्रकार की स्थिति को, और यहाँ पर जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसका हर कार्यकर्ता सक्षम है
पूरी सक्षमता के साथ मोदी की गारंटी को इम्प्लीमेंट ठीक, करेंगे। ठीक। कहीं पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं ठीक है। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, कुछ समय का ठीक है। मैं इंतजार 10 सेकंड के लिए नितिन जी के पास, नितिन जी आपका अंतिम कमेंट इस विषय पे, क्या बेहतर हो सकता है मंत्रिमंडल में? 10 सेकंड में जवाब देते ये हैं। इनका आंतरिक मामला है। मैं तो बोलूंगा जल्दी मंत्रिमंडल का गठन हो, ठीक। मोदी की गारंटियां ठीक, पूरी हो। लागू। परेश भाई को शुभकामनाएं, प्रदेश के माननीय ठीक, मुख्यमंत्री ठीक, को ठीक है। शुभकामनाएं और अपकमिंग मंत्रिमंडल को, कैबिनेट को भी मैं आपके चैनल में चलिए, मतलब शुभकामनाएं। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होगा आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। परेश जी आपका शुक्रिया, निवेदित जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, कब 10 मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा, आज भी ये राजनीतिक में गहने और घरे बादल की तरह मंडराया हुआ है कि कब ये बादल छटेगा और कब वहां से नाम निकल के आएंगे। बीजेपी जब मंत्रिमंडल का गठन करेगी, किस पे फोकस करेगी? जातिवाद पे, वर्गवाद पे, या फिर क्षेत्र विशेष पे, या लोकसभा को ध्यान में रखते हुए कुछ चौंकाने वाले निर्णय हो सकते हैं कि कुछ मंत्रियों को शपथ दिला दी जाए, कुछ 2-3 सीटों को खाली रखा जाए। इन तमाम सवालों पे जवाब जो है बहुत जल्द मिलेगा जब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।